साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आज जो खबर आपके सामने लेकर के आया हूं, उस खबर से ये बात प्रमाणित होती है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने तथाकथित मतदाताओं को खुश करने के लिए एक वर्ग विशेष पर गलत तरीके से रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। ये मेरा निजी बयान नहीं है, बल्कि देश के प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक सरकार ने जिन जिन लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है, उनके मामले में हाईकोर्ट ने जिस तरह के डिसीजन दिए हैं, वो साफ साफ तौर पर बताता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार न खुद बल्कि उनके ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग स्वामी भक्ति के कारण एनएसए का दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे? 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक 120 मामले ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जिसमें जिलाधिकारी द्वारा या मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एनएसए यानी कि रासुका लगा दी गई। ऐसे 120 मामलों में से 94 मामलों पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया। मतलब ऐसे लोगों पर 94 लोगों से रासुका हटा दी और इसको एनएसए कानून का दुरुपयोग भी माना है। मतलब 120 लोगों पर जो एनएसए की कार्रवाई की संतुष्टि की गई थी, उनमें से 94 हटा दिए, यानी केवल 26 केस कंफर्म किए जो प्रथम दृष्टया रासुका के तहत सही दर्ज होना प्रतीत हो रहे थे। इस खबर में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा कि तमाम सारे ऐसे लोग जो आईएएस बनने के दौरान ये बताते थे कि वो समाज सेवा के कारण आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस के द्वारा वो लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आईएएस यानी कि ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए तमाम सारे लोग, सब पर मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर पर यह बात लागू होती है कि वो सरकार के इशारों पर खेलने वाली कठपुतली बन जाते हैं। इस डिसीजन से, हाईकोर्ट के डिसीजन से ये बात अभी साबित करूंगा। 41 केस, इनमें से 120 में से 41 केस ऐसे थे जो केवल गोकसी से जुड़े हुए थे और 41 के 41 केस एक खास समुदाय यानी कि मुस्लिम पर लगाए गए थे। इनमें से डीएम द्वारा एफआईआर के बाद गौहत्या का आरोप लगाया गया था। इन सभी 41 में से 11 मामले ऐसे थे जिसमें अदालत ने आदेश पारित करते हुए डीएम के खिलाफ टिप्पणी करते हुए लिखा कि उन्होंने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं किया था। और क्यों नहीं किया था? इसलिए क्योंकि उनको पता था कि सरकार की प्रायोरिटी में शामिल है कि वो एक खास समुदाय को टाइट करके रखते हैं, और जब एक खास समुदाय विशेष को टाइट करके रखने के एवज में वो आपकी नौकरियां ले लें, हिस्सेदारी ले लें, सारी नौकरियों को आउटसोर्सिंग कर दें, सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर दें, लेटरल एंट्री के नाम पर सीधे सीधे खास जाति के लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी बना दें, आपको कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि आपका मुद्दा जब ये है कि एक खास समुदाय विशेष को टाइट करके रखना, और जब आप मुख्तार अंसारी के नाम पर ही वोट देने लगेंगे तो मुद्दों के कोई रीजन नहीं रह जाएगा। तो असली इसका कारण वो मतदाता हैं जो अपने मुद्दों को भूल करके गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान के आधार पर वोट देते हैं। उन्हीं की वजह से तमाम सारे निर्दोष लोगों को दिखाने के लिए ये टाइट करके रखा जाता है, और ऐसे ही लोगों की वजह से तमाम सारे जिलाधिकारी सरकारों को खुश करने के लिए बिना मतलब के लोगों पर रासुका लगा देती हैं। उनको लगता है कि अगर समुदाय विशेष पर रासुका लगाया जाएगा तो उनके अंक शायद ज़्यादा बढ़ जाएंगे। केवल आईएएस के लिए वर्तमान में ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि एन केन प्रकारेण डीएम सिर्फ हासिल करना उनका मकसद रह गया है। सिर्फ एक मकसद उनको याद रह गया है, पावर और पोजीशन, और डीएम पद एन केन प्रकारेण बनाए रखना। जो समाज की बात थी, दुख दर्द तकलीफें दूर करने की बात थी, मिशन की बात थी, वो ज़्यादातर बातें केवल ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खेल में ख़त्म हो चुकी है। सभी पर लागू नहीं होती, लेकिन मौजूदा दौर में ज़्यादातर पर यह बात लागू होती है। आगे और उदाहरण बताता हूँ। 13 मामले ऐसे थे जिनमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सही ढंग से वकील भी करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था।
आनन फानन में डीएम साहब ने रिपोर्ट भेजी, गिरफ्तारी कर ली गई और उसके बाद चलता रहा केस, चलता रहा। ज़्यादातर इस तरह के मामलों में लोग कमज़ोर और गरीब घरों के होते हैं, उनकी पैरवी भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। 7 केस ऐसे थे जो लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में तो आते थे, लेकिन उनमें एनएसए लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन डीएम साहब ने कह दिया था कि इनके ऊपर एनएसए लगाया जाए। एक और बड़ा पहलू निकल करके आया जब इंडियन एक्सप्रेस ने विवेचना की कि एफआईआर जो की गई थी उसमें कॉपी पेस्ट जैसी बातें भी सामने आईं। मतलब कि एक जिले के डीएम साहब ने जो निर्णय ले लिया, दूसरी जगह उसी की कॉपी मंगा करके कॉपी पेस्ट की गई। उस विश्लेषण में निकल करके ये आया कि 7 मामले ऐसे थे जिनमें सेम शब्द का प्रयोग किया गया। भय और आतंक के माहौल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। 7 एफआईआरों में सेम यही शब्द का उपयोग किया गया। 9 एफआईआर ऐसी थीं जिनमें इस्तेमाल किया गया अज्ञात मुखबिर के आधार पर, यानी कि अन्य अज्ञात मुखबिर के आधार पर एफआईआर दर्ज की और एनएसए लगा दिया गया। इसके अलावा 6 मामले ऐसे थे जिनमें सेम टू सेम शब्द रिपीट किए गए। कौन से शब्द बता देता हूं। पहला, अज्ञात व्यक्ति मौके से भाग गए। दूसरा, घटना के कुछ मिनट बाद पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। तीसरा, पुलिस पार्टी पर हमले के कारण लोगों ने भागना शुरू कर दिया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। चौथा, लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए दौड़ने लगे। पांचवा, माहौल के कारण लोग अपने रोजमर्रा के काम में शामिल नहीं हो रहे हैं। छठवां, आरोपी के कार्य के कारण क्षेत्र की शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, इसलिए रासुका लगाना पड़ा। तो हाईकोर्ट ने क्या किया, 70% केस को फर्जी कह दिया। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। सामान्य तौर पर भारतीय कानून को इसलिए लचीला रखा गया है क्योंकि ऐसा माना गया है कि कानून में एक भी निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसना चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है, सरकारों को खुश करने के लिए और सरकार अपने तथाकथित भक्त किस्म के मतदाताओं को खुश करने के लिए बिना मतलब के एनएसए यानी कि रासुका की कार्रवाई करती चली जा रही है। डॉक्टर कफील के मामले में पहले उनको जेल में रखा गया। हाईकोर्ट ने कहा कि इन पर एनएसए गलत तरीके से लगाया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई इस बात को चैलेंज करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाई कोर्ट का डिसीजन को क्वैश करने की यानी कि खत्म करने की कोई वजह प्रतीत नहीं होती है। मतलब हाई कोर्ट ने कहा कि एनएसए गलत लगाया था और डॉक्टर कफील को जमानत दे दी, फिलहाल वो बाहर हैं। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS सिंह पटेल बनारस में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करते हैं। हजारों की संख्या में किसानों को सामने लेकर के आते हैं किसान आंदोलन के समर्थन में, इसलिए क्योंकि आरोप लग रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान तो प्रदर्शन कर रहा है लेकिन पूर्वांचल में किसान खामोश हैं। तो एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया डॉक्टर RS सिंह पटेल ने और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए बनारस में पीएमओ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद उन पर और उनके 76 किसान साथियों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। कुछ दिन बाद उनके ऊपर राजद्रोह की धारा बढ़ा दी जाती है। राजद्रोह किस वजह से, आरोप ये लगाया गया कि एक वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणियां की हैं। लेकिन हाईकोर्ट से उनको फौरी तौर पर राहत मिलती है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाती है। अब वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपने इस राजद्रोह को चैलेंज भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि उनको राहत मिल जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट भी अब ये समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी हद तक समझ रहा है। चर्चित मामलों में नहीं समझ रहा है, लेकिन सामान्य मामलों में उसको अपनी इज्जत भी बचा करके रखनी है। तो सामान्य मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बेवजह की रासुका और बेवजह के राजद्रोह के मामलों में लोगों को राहत मिल रही है। तो सवाल ये है कि किसी पर राजद्रोह लगाना, रासुका लगाना, एनएसए के तहत कार्रवाई करना, ये भी क्या वोट बैंक का मसला हो गया है? हालिया मामलों को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे कानूनों का उपयोग दुरुपयोग वोट बैंक के तहत होने लगा है। बहरहाल रासुका को खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें बिना कोई आरोप साबित हुए, मतलब चार्जशीट दाखिल किए बिना राज्य सरकारें चाहें तो केंद्र सरकार को अवगत कराने के बाद किसी शख्स को 12 महीने तक जेल में रख सकती हैं। हालांकि ये अवधि 3-3 महीने के दौरान बढ़ाई जाती है।
3 महीने गिरफ्तारी करने के बाद हाईकोर्ट के सलाहकार बोर्ड के सामने जो जिसके ऊपर आरोप होते हैं वो अपील कर सकता है। अगर हाईकोर्ट का सलाहकार बोर्ड मानता है कि इनकी गिरफ्तारी ठीक की गई है तो 3-3 महीने की अवधि के लिए कम से कम 1 साल तक के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है बिना चार्जशीट दाखिल किए हुए। और कोई अगर अधिकारी गिरफ्तारी करता है किसी शख्स की एनएसए के तहत तो बिना कोई आरोप बताए ही 10 दिन तक उसको पुलिस कस्टडी में भी रखा जा सकता है। जमानत सामान्य तौर पर नहीं होती है। इसी वजह से रासुका को खतरनाक कानून माना गया है। इंदिरा गांधी ने जब इस कानून की शुरुआत की थी 1980 में, तो शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि इस पे ऐसे लोगों पर रासुका लगाया जाए जो राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। लेकिन अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उनको भी मान लिया जाता है जिनको सामान्य तौर पर जिनके ऊपर गौकसी के आरोप हों। धर्म विशेष के लोगों को देख करके रासुका लगाने की परंपरा उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। इस पूरे सर्वे में ये बात भी निकल करके सामने आई है। सरकार की आलोचना करने वालों पर रासुका, राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह जैसी धाराएं बढ़ा देने की परंपरा भी अमूमन बढ़ी है। तमाम सारे मामलों पर लोगों को राहत मिली है, लेकिन तमाम सारे मामलों पर लोगों को राहत नहीं भी मिली है। मतलब सरकारें अपने मनमाने ढंग से काम कर रही हैं और ब्यूरोक्रेसी केवल उनके कठपुतली बनकर के काम कर रही हैं। स्वविवेक के आधार पर ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले रहे हैं। इसलिए वर्तमान में लोकतंत्र की जो स्थिति है वो मौजूदा दौर में लोकतंत्र को बचाए रखना, लोगों को ऐसा लगता है, तमाम सारे एक्टिविस्ट को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, कि वर्तमान दौर में लोकतंत्र संवैधानिक प्रावधानों और संवैधानिक संस्थाओं को भी अब बचाए रखना आसान नहीं रह गया है। देखते रहिए नेशन जनमत, क्योंकि आपकी जागरूकता और सजगता ही इन सारी चीज़ों का सही वक्त पर जवाब दे सकती है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो